हाय स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो 12th क्लास में अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर जो हमारे पास है फर्स्ट यूनिट है इस बार, और इस चैप्टर में हमारे पास हमको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको तैयार करने हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हमको प्रिपेयर करने हैं और हम कौन कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल हमको देखने हैं। तो सभी टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि थ्योरेटिकल हम कौन कौन से टॉपिक को लें और क्या क्या हम उसमें करें, और कहाँ से हम न्यूमेरिकल्स कौन कौन से न्यूमेरिकल्स को हम लें जिससे हमारा ये पेपर पूरा अच्छे से तैयार हो जाए। यहाँ एक तरह से हम कहें कि अगर हम इस पेपर को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेंगे, इस चैप्टर को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेंगे, तो इस चैप्टर को कम्प्लीट प्रिपेयर करने से हमारे बोर्ड में 6 मार्क्स पूरे तैयार हो जाएंगे। तो बोर्ड में 6 मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए हमको ये चैप्टर, जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी टॉपिक अगर हम पूरे कर लेते हैं तो बोर्ड में 6 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ओके, तो इसको हम शुरू करें उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और आप भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसी में हम आगे देखते हैं। तो आज शुरू करते हैं और चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जैसे ही चैप्टर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आ जाती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में हमको ज़्यादा कंसंट्रेशन पर नहीं जाना है, 3 कंसंट्रेशन हमको मेनली ध्यान देनी है। और ये मेनली हमको बस क्या ध्यान देना है, तीनों कंसंट्रेशन की एक एक डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ इनके फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ इनकी यूनिट। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 डेफिनेशन हैं। तीनों डेफिनेशन हमें प्रिपेयर करनी है। तीनों डेफिनेशन के साथ इनके फॉर्मूले हमको प्रिपेयर करने हैं और इनकी यूनिट्स क्या है वो यूनिट्स भी हमको क्लियरली लर्न करनी है। ओके, एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हेनरी लॉग की डेफिनेशन। हेनरी लॉग की डेफिनेशन के बाद उसका फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हेनरी लॉग की डेफिनेशन हो गई। हेनरी लॉग की डेफिनेशन के बाद इसकी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशंस हैं, तीनों एप्लीकेशंस प्रिपेयर करेंगे और इसका रिलेशन, इसमें रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। और रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट के अंदर रिलेशन हमें याद होना चाहिए। प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन हमें याद होना चाहिए। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी पर हमें रिलेशन याद होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी का रिलेशन हमको याद होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी प्रेशर के पर किस तरह से डिपेंड करती है, और सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। ये पॉइंट भी हमको तैयार हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा हेनरी लॉ का हो गया तैयार, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हेनरी लॉ में डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन के साथ एप्लीकेशन करेंगे, और एप्लीकेशन में 3 टॉपिक और बताए हमने कि हमको क्या तैयार करना है, सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, सॉल्युबिलिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन, और सॉल्युबिलिटी का हेनरी कांस्टेंट के साथ हमको रिलेशन प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम तैयार करेंगे डेफिनेशन, राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। एक तो राउल्ट लॉ की डेफिनेशन तैयार करनी है वोलेटाइल लिक्विड के लिए, और एक राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट लॉ फॉर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये क्वेश्चन हमें दोनों राउल्ट लॉ हमें क्लियर होने चाहिए। दोनों राउल्ट लॉ की डेफिनेशन विद फॉर्मूले क्लियर करनी है, राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड और राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा राउल्ट लॉ का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम प्रिपेयर करेंगे आइडियल सॉल्यूशन किनको कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमको क्लियर करनी है, और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन के साथ साथ हमें इसमें क्या तैयार करना है कि कौन से सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करेंगे। हमें उनके कैरेक्टर याद करने हैं, हमें उनके कैरेक्टर याद करने हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से हैं। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन का निगेटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों के कैरेक्टर्स हमको याद होने चाहिए। ओके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप और दोनों ही टाइप के कैरेक्टर्स हमें क्लियर होने चाहिए,
और मेन थिंग हमें मालूम होना चाहिए कंडीशन कि कब सॉल्यूशन का दो लिक्विड का मिक्सचर कब वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करेगा और कब दो लिक्विड का मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करेगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में निगेटिव डेविएशन कब शो करेगा। क्लियर। और दूसरा क्या याद होना चाहिए, एग्जाम्पल्स, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल और पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल और निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपसे क्या बताया, आइडियल सॉल्यूशन डेफिनेशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। अब इन दोनों की, आइडियल सॉल्यूशन की भी, पॉजिटिव डेविएशन की भी, निगेटिव डेविएशन की भी क्या तरीके हमको प्रिपरेशन करनी है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि आइडियल सॉल्यूशन के क्या कैरेक्टर है, पॉजिटिव डेविएशन के क्या कैरेक्टर है, निगेटिव डेविएशन के क्या कैरेक्टर है। नेक्स्ट थिंग क्या हमें प्रिपेयर करना है कि सॉल्यूशन का मिक्सचर कब आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, कब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कब वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, और इनके एग्जाम्पल ये हमको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इसके बाद जो हम करेंगे एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन याद करनी है। एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन याद करनी है और डेफिनेशन के साथ एजियोट्रोप्स के दो टाइप हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो हमको ये मालूम होना चाहिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किनको कहेंगे और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किनको कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमको याद होने चाहिए, एजियोट्रोप की डेफिनेशन, एजियोट्रोप के टाइप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन है, और इनके एग्जाम्पल भी हमको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डेफिनेशन करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के साथ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं, टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमको याद होनी चाहिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और इसके टाइप आगे लेते हैं। इसके बाद तो अगला टॉपिक है हमारे पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी में एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं केबी, और उस कांस्टेंट केबी का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और उसी का दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो ये डेफिनेशन हमको प्रिपेयर करनी है। दूसरा, जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कांस्टेंट आता है केएफ और उस केएफ का नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या उसका कॉमन नेम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन याद रखनी है हमको। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये हमको प्रिपेयर करनी है। दूसरा, दोनों की यूनिट याद रखनी है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या है, वो यूनिट भी हमको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि जो हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों में से किसी भी प्रॉपर्टी को वो हमसे कह सकता है कि एक्सप्लेन करो कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक्सप्लेन कीजिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी जो 4 एग्जाम्पल हैं, इन चारों एग्जाम्पल में से किसी के लिए भी वो कह सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तो ये चारों भी हमको याद करनी है कि ये हमको अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कह दिया जाए कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमें उसकी 1 लाइन आंसर याद करना है। नेक्स्ट थिंग, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड की जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का यूज किया जाता है मोलर मास मेजरमेंट में। हाईली मोलर मास, हाईली मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड के मोलर मास मेजरमेंट में यूज किया जाता है, बायो मॉलिक्यूल के मोलर मास मेजरमेंट में यूज किया जाता है, पॉलीमर्स के मोलर मास मेजरमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो इस मेथड के यूज याद करने हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड
मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन में अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेस्ट है। तो कौन कौन से कंपाउंड के मोलर मास मेजरमेंट में हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को प्रीफर करेंगे अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में? कौन कौन से कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड के मोलर मास अगर हमको मेजर करने हैं तो उसके लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करेंगे अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में। और क्यों यूज करेंगे, इस मेथड का यूज क्यों कर रहे हैं हम, अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड का यूज क्यों नहीं कर रहे, तो कब यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे वो हमको इसका याद करना है। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद देखते हैं हमको ऑस्मोटिक प्रेशर की एक लाइन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन वो भी छोटी सी, वो भी याद होनी चाहिए। और रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन यूज क्या है वो हमको याद होनी चाहिए। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल, इसके साथ विद एग्जांपल ये डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए। हमको याद होनी चाहिए अगला टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए? वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और किसकी? एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। देखो ये जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि कौन कौन सी डेफिनेशन हमको याद करनी है, टॉपिक हमें याद किए, सब इस चैप्टर में नंबर ऑफ टॉपिक तो ज्यादा है, मगर बहुत सबसे अच्छी बात जो है इस चैप्टर में कि सभी डेफिनेशन, सभी टॉपिक की डेफिनेशन 2 या 3 लाइन की मैक्सिमम है। इससे ज्यादा डेफिनेशन किसी की भी नहीं है। तो आपको वो छोटी छोटी सी 2-2 लाइन की डेफिनेशन याद करनी है। 2-2 लाइन की ये 10-12 डेफिनेशन याद करने से आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी थ्योरी के पॉइंट आपके तैयार हो जाते हैं। तो आपको ये लर्न करनी है, 2-2 लाइन की सभी डेफिनेशन, सभी टॉपिक याद करने हैं। आप अगर याद करोगे, समझकर याद करोगे तो एक दिन के अंदर आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हो। तो एक दिन निकाल करके इसकी सभी डेफिनेशन को आप जरूर याद करें। तो अब हम स्टडी करेंगे इसके बाद कि हमें कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं इस चैप्टर से, कौन कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमको करने हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अब न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए और किन फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमको करने हैं और कहाँ से करने हैं। तो हमारे पास हम देखें शुरुआत में जब चैप्टर शुरू करते हैं तो हमारे पास टॉपिक आता मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो हमको ये मोलरिटी और मोलेलिटी के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये फॉर्मूला है जो रिलेट करता है स्मॉल एम मींस मोलेलिटी और कैपिटल एम मींस मोलेलिटी। मोलेलिटी और मोलेरिटी को रिलेट कर रहा है। अगर हमें मोलेलिटी दे रखी है तो मोलेरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और मोलेरिटी दे रखी है तो मोलेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या रिलेशन है? स्मॉल एम मींस मोलेलिटी इक्वल मोलेरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी। डी मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस कैपिटल एम मोलेरिटी इंटू एम बी। एम बी मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम कैसे पुट करेंगे इसमें? सबसे पहले हम मोलेरिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो मोलेरिटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहां पर याद रखना कि पहले 1000 को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से और मोलेरिटी को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे और जो डिफरेंस आएगा फिर उस डिफरेंस से हम डिवाइड करेंगे ऊपर न्यूमरेटर को। तो जो आंसर आएगा वो मोलेलिटी आएगा। तो इस तरह से हम मोलेरिटी और मोलेलिटी को एक्सप्रेस रिलेशन याद करना है हमें। दूसरा रिलेशन हमें याद रखना है मोलेरिटी कैपिटल है। मोलेरिटी इक्वल परसेंटेज बाय मास। जो हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन की मास परसेंटेज दी हुई है। अगर सॉल्यूशन की मास परसेंटेज हमें दी हुई है तो परसेंटेज बाय मास की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे इंटू 10 इंटू डी। डी मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर हम सॉल्यूट की मोलर मास पुट करके और यहां डेंसिटी को मास परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 और फिर डिवाइड करके सीधे सीधे मोलेरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो फॉर्मूले। तीसरा
सिंपल फॉर्मूला किसका, मोलरिटी, कैपिटल एम, मोलरिटी इक्वल टू WB, WB मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है जिसको डिजोल्व किया हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस सॉल्यूट का मास इंटू 1000 अपॉन MB, MB मीन्स मोलर मास, फॉर्मूले से निकलेगा मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और अगर वॉल्यूम हमें लीटर में दे रखा है तो हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट मोलैलिटी, नेक्स्ट वन मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है WB मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WA, WA मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर सॉल्वेंट का मास हमारा किलोग्राम में गिवन है तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये सिंपल फॉर्मूले हो गए, ये मोलरिटी का, ये मोलैलिटी का, हमें लर्न करने। नेक्स्ट ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके लिए, हेनरी लॉ से रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है वो हेनरी लॉ पर बेस्ड है, तो हेनरी लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड है कि या तो वो हेनरी कांस्टेंट को फाइंड आउट करवा रहा होगा या उसमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। तो आप क्वेश्चन को जब रीड करोगे तो उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, अगर वो हेनरी कांस्टेंट फाइंड आउट करा रहा है या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तब ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो P क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, जब एयर प्रेशर डालेगी तो एयर में से हम किस गैस की बात वो कर रहे हैं, तो उस गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर P हो गया, KH हेनरी कांस्टेंट हो गया, और X मोल फ्रैक्शन हो गया, X क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ये भी प्रेशर है, इसकी भी यूनिट प्रेशर की होगी, पार्शियल प्रेशर की, और हेनरी कांस्टेंट की भी यूनिट प्रेशर में होती है, तो दोनों की यूनिट सेम यूनिट भी हो सकती हैं, और अगर दोनों की यूनिट अलग अलग है, प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ली है, तो पहले हम दोनों की यूनिट सेम करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट की यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो P गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर, KH हेनरी कांस्टेंट, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। नेक्स्ट थिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अगर हमसे वो कह रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस PS, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला है P0 माइनस PS, और अगर वो हमसे कहता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट करो, तो P0 माइनस PS अपॉन P0, अगर केवल कहता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो P0 माइनस PS, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो P0 माइनस PS अपॉन P0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ये किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, और इसको आगे हम इक्वल सोल्व करते हैं तो क्या आता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल अपॉन सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल। क्यों, क्योंकि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में नीचे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट थे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के केस में, तो इसलिए NB को नेग्लेक्ट कर देते हैं और NB अपॉन NA से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम यूज करेंगे किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी आ जाती है एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, और T मीन्स टेम्परेचर, F मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज को ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देगा, कम कर देगा। जितना भी सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर डाउन हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, लोअर डाउन हो जाता है, तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट में लोअर डाउन हो रहा है, इसलिए कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले निकालेंगे प्योर सॉल्वेंट का वेपर फ्रीजिंग पॉइंट,
प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करेंगे, तब हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट होगी। और फिर हम डायरेक्ट, अगर हमें सॉल्यूशन की मोलेलिटी गिवन है, ये m हो गया मोलेलिटी और kf हो गया हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगर मोलेलिटी गिवन है और डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन है तो हम फाइंड आउट सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और नहीं है, आपको अगर सिंपल फॉर्म में मास दे रखा है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास दे रखा है तो इस फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी है इक्वल मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ इनटू मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। तो ये फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले हमें याद रखने हैं किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ये तीन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और आगे लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा, डेल्टा मीन्स एलिवेशन, बी मीन्स बॉइलिंग, टी मीन्स टेम्परेचर। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे, टीबी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व करने पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है इसलिए कहेंगे एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा टीबी, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो टीबी में से टीबी नोट को माइनस करके हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमको ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है और मोलेलिटी गिवन है तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलेलिटी को मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें मोलेलिटी गिवन नहीं है, हमको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले हम यूज करेंगे किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए। और नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है पाई इक्वल सी है मोलेरिटी, सी है मोलेरिटी, आर है गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे और इसकी वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और टी है टेम्परेचर केल्विन में। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, मोलेरिटी गिवन नहीं है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट WB इंटू 1000 इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूले का यूज करके भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वांट ऑफ फैक्टर। अगर जो सॉल्यूट हमको दिया हुआ है, डिसोल्यूशन फॉर्मेशन में जो सॉल्यूट हमको दिया है, अगर वो सॉल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन के समय पर डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, उस सॉल्यूट के वाटर में डिजोल्व करने पर वो अगर आयन में ब्रेक हो जाता है तो डिसोसिएशन होगा। और अगर उसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तीन मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो एसोसिएशन होता है। तो जब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में हमको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब वांट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट हो रहा होगा, फिर जब सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा होगा,
तब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले इस तरह से चेंज हो जाएंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला बता रहा है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस इक्वल था एक्स बी, परंतु हम वन टॉप फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे आई की, तो इक्वल हो जाएगा आई इंटू एक्स बी, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेम इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल आई के एफ एम, आई वन टॉप फैक्टर, के एफ डिसोसिएशन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट डेल्टा टी बी इक्वल आई के बी एम, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई वन टॉप फैक्टर, के बी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और लास्ट पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, आई वन टॉप फैक्टर, सी मोलैलिटी, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। तो मैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूले हमने डिस्कस करे, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो उन फॉर्मूले में हम वन टॉप फैक्टर की वैल्यू भी पुट करेंगे। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते समय ही हमको ये मालूम पड़ जाएगा। अगर उसमें हमको सॉल्यूट के बारे में बता रहा है कि सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है, तो हमको वन टॉप फैक्टर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। और लास्ट हम यहाँ पर डिस्कस करें कि अगर हमारी एक फॉर्मूला रह गया मोल फ्रैक्शन, अगर लिक्विड सॉल्यूशन है और लिक्विड सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो जिस कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल का सम नीचे रखेंगे और हम उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को लिक्विड सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल गया है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर वो सॉल्यूशन नहीं है, जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अगर वो सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में है, दो या दो से अधिक वेपर है, गैसियस कंपोनेंट है या वेपर कंपोनेंट है जो मिक्स हो गए हैं, और उस केस में हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। गैसियस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ रहा है या हमको वेपर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ रहा है, तो YA, तो क्या यूज करेंगे हम सिंबल YA। जिस वेपर कंपोनेंट का या गैसियस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, उसका वेपर प्रेशर YA और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों आएगा वो ऊपर, और टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा नीचे। वेपर फेज में, गैसियस फेज में जिस कंपोनेंट का भी हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ रहा है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऊपर और टोटल वेपर प्रेशर नीचे रखकर हम उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। एक कंपोनेंट का निकल जाएगा तो फिर इसी तरह से YA प्लस YB इक्वल 1, एक कंपोनेंट का यहाँ पर पुट करके दूसरे कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं सोचकर चलता हूँ, मानकर चलता हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमको इस सॉल्यूशन चैप्टर में जो लिमिटेड डेफिनेशन है, दो लाइन की डेफिनेशन है जो हमको लर्न करनी है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पर फॉर्मूले, तो इन पे भी इसको और फॉर्मूले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अगर हमें और सॉल्ट आउट करना है, लिमिटेड करना है, तो आपको कहीं कुछ नहीं करना। जो आपकी NCERT सॉल्यूशन चैप्टर है और उसमें जितने भी एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप केवल उन एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लीजिए, एक्सरसाइज को लीव आउट कर दीजिए। केवल एग्जाम्पल के इनटेक्स्ट, एग्जाम्पल क्वेश्चन और इनटेक्स्ट क्वेश्चन को करने से आपके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल सभी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए, सभी इनटेक्स्ट के क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए, और जो दो लाइन की डेफिनेशंस हैं उन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। बोर्ड में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल दो लाइन की डेफिनेशन याद करनी है आपको, और केवल एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट के क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मानकर चलता हूं कि आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या प्रिपेयर करना है, और आप इसको जरूर करोगे। और इसके लिए आपको
अगर समझ में आया है और आप इस वीडियो को लाइक समझ में आई है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले चैप्टर्स की भी वीडियो आपको कंटिन्यू इसके बाद मिलती रहेंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक हमको करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हम आसानी से कर सकते हैं और जिससे हमारी चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। तो उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।